मुश्किल कितनी भी आ जाए डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मरने से क्या होगा। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन। तो इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, सेम थिकनेस की कई सारी कांच की प्लेटें लेंगे, तो उसी के थ्रू पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन होता है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्रिस्टल लेंगे, कांच का क्रिस्टल होगा जिसकी जो थिकनेस होगी वह सभी सेम होगी, एक दूसरे की पैरेलल रखी जाती हैं। इनकी जो थिकनेस होगी वह सेम होती है। और जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस पर पड़ती है तो सबसे पहले वह पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो केवल रिफ्लेक्ट बैक होती है, और बाद में फिर पोलराइज्ड लाइट इधर मिलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज दैट यहाँ से कोई अनपोलराइज्ड लाइट जब यह इस सरफेस पर पड़ती है तो क्या होगा, देखिए यह अनपोलराइज्ड लाइट, इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे वह पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये पैरेलल का हो गया और ये परपेंडिकुलर, ये दोनों ही डायरेक्शन में यह वाइब्रेट करते हैं। यह क्या है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। जब अनपोलराइज्ड लाइट इस सरफेस पर पड़ती है, इस ग्लास के सरफेस पर पड़ती है, तो क्या होता है कि वह टोटली सबसे पहले वह रिफ्लेक्ट बैक होती है। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस यहाँ पर ये जो लाइट होगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक होती है इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो कंपोनेंट होता है वह इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। जैसे हमने ब्रूस्टर एंगल के केस में देखा था, जब रिफ्लेक्शन का देख रहे थे कि जब कोई एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर जब कोई इंसिडेंट रे पड़ती है तो वह उसी एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और उस कंडीशन में जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है उसका जो वाइब्रेशन होता है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का वह उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सपोज दैट यहाँ पर ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है आईटी बना रही है, और ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है यह क्या हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। यह जो लाइट मिलती है यह कंप्लीटेड कह सकते हैं टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ये जो लाइट होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। अब देखिए ये जो मीडियम है ये क्या है, ग्लास है, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज दैट n है, क्योंकि सभी का सेम होगा और सेम थिकनेस की ये सभी प्लेटें रखी गई हैं। और कह सकते हैं जब कई सारे प्लेटें रख देते हैं तो हमको पोलराइजेशन मिलता है रिफ्रैक्शन के केस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक जो मीडियम है क्या है, एयर है। जब कोई किरण या रे लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइट होती है वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लाइट आ रही है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और फिर सेम फिनोमेना फिर उसी के तरीके से होगा। अब फिर ये जो लाइट होती है यहाँ पर एक और फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से फिर यह रिफ्लेक्ट बैक होगी। देखिए यहाँ पर जो लाइट जो ये आर्क है यह क्या होगी, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो इसमें जो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो दोनों ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट बैक होगी है टोटली परपेंडिकुलर, जिनका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है वह वही बाहर मतलब रिफ्लेक्ट बैक होती है। और फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अब देखिए जो मीडियम है ग्लास जब एयर में है, इसका मतलब जब कोई भी लाइट रे वह यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, वह नॉर्मल से दूर जाती है। इस कंडीशन में ये जो लाइट होगी है नॉर्मल से दूर चली जाती है, और जो यह भी कंप्लीटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जिसका जो वाइब्रेशन होता है वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। फिर यहाँ पर सेम फिनोमेना फिर यहाँ पर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब जो लाइट रे आ रही है वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है। यहाँ पर ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है लाइट तो नॉर्मल से दूर जाती है। तो यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है नॉर्मल से दूर जाएगी, और इसका जो वाइब्रेशन इस तरीके से होगा।
और फिर सेम फिनोमेना ऐसे फिर हो जाएगी जैसे यहाँ पर हुआ था। फिर ये लाइट जो होगी वह रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और अब देख सकते हैं यहाँ पर ये एयर है, एयर से अब क्या जा रही है, डेंसर मीडियम ग्लास में जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये एयर से ग्लास में जाएगी मतलब नॉर्मल की तरफ झुकेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और फिर यहाँ पर अब ग्लास से वह एयर में जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि जो ग्लास है वह डेंसर मीडियम होगा और एयर रेयर मीडियम, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वह दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। फिर यहाँ पर फिर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एयर से जब ग्लास में आएगी तो इस कंडीशन में यह फिर नॉर्मल की तरफ झुकेगी और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी। यह उसी डायरेक्शन सेम एंगल पर देखिए रिफ्लेक्ट बैक होती है। इस नॉर्मल के साथ जितना ये एंगल बनाता है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यह जो है डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब यह एयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा कि यह नॉर्मल से दूर जाएगी और फिर यह नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर यहाँ पर फिर क्योंकि अब एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, तो फिर ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगी और उसके बाद फिर नॉर्मल से दूर चली जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइट रे यहाँ पे जो है ये फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए ग्लास से किस में आ रही है, एयर में, तो क्या होगा, अब ये फिर उसके नॉर्मल से दूर जाएगी और यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन वाला केस फिर होगा, ये चली जाएगी ऐसे ही सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो कंपोनेंट है वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि एयर से अब ग्लास में जा रही है फिर नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब ग्लास से जा रही है किसमें, एयर में, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। इस एयर से जब ग्लास में गई या नॉर्मल से दूर चलेगी। अब क्या होगा, एयर से अब इसमें जा रही ग्लास में, इसका मतलब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है और इस यहाँ पर फिर यह नॉर्मल से दूर चली जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर क्योंकि अब देखिए एयर से किस में आ रही है, ग्लास में, तो जो रिफ्रैक्शन होगा और जो आने वाली जो रे है वह नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। फिर यहाँ पर फिर यह लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। और यहाँ पे एक फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइट है यह देखिए ग्लास से जब एयर में जाएगी फिर क्या होगा, जो लाइट रे है वह नॉर्मल से दूर जाएगी, ये नॉर्मल से दूर चली गई। इसका भी इलेक्ट्रिक वेक्टर उसी डायरेक्शन में मतलब वाइब्रेट करते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ग्लास एयर से जब ग्लास में जाएगी फिर क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगी और अब ग्लास से एयर में जाएगी फिर नॉर्मल से दूर, फिर नॉर्मल की तरफ झुकेगी और उसके फाइनली या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइट अब यहाँ पर जो मिलेगी हमको, क्योंकि देखिए ग्लास से अब एयर में आ रही है, इसका मतलब यह जो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। और लगभग यह जो लाइट होती है लगभग कह सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, यह भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन इसका जो वाइब्रेशन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वाले जो वाइब्रेशन होते हैं वह ज्यादातर रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो जब कई सारी कांच की प्लेटें होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फाइनल जो पोलराइज्ड लाइट जो हमको मिलती है उसका जो वाइब्रेशन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, प्लेन के पैरेलल। अब हम लोग देखेंगे लाइट जो पोलराइजेशन होगा अब डबल रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे होता है।
इस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन। तो अब इस डबल रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज, कैल्साइट इन सब पर पड़ती है तो ये जो क्रिस्टल होते हैं इसको दो रे में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और दूसरी होती है ऑर्डिनरी रे। इसको शॉर्ट में ओ रे और ई रे बोला जाता है। तो जो ऑर्डिनरी रे होती है सभी जितने भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उन सभी का ये फॉलो करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है वह इन सभी नियमों का पालन नहीं करती है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे, जैसे सपोज दैट कोई एक क्रिस्टल है, वो टूरमैलिन का क्रिस्टल भी हो सकता है या क्वार्ट्ज ले सकते हैं या कैल्साइट। तो सपोज दैट यह एक क्रिस्टल है और जब इस पर कोई अनपोलराइज्ड लाइट पड़ती है, यहाँ से जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर पड़ी तो ये क्या करेगा, ये क्रिस्टल इस रे को, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर ये हो जाएगी अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट सपोज दैट इसका सोर्स यस है, इस सोर्स यस से अनपोलराइज्ड लाइट जब इस क्रिस्टल पर पड़ती है तो क्या होगा कि यह जो क्रिस्टल है इसको दो रे में डिवाइड करता है। जो एक किरण होती है वह सीधी ऐसे निकल जाती है जिसको बोला जाता है, यह जो रे होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है। दूसरी जो होती है वह थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है और वह ऐसे बाहर निकल जाती है, वह ओ हो गई। अब यहाँ पर नाम दे दीजिए, सपोज है कि ए हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं ई ओ, ये बी हो गया सी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें। अगर इस सरफेस के अलोंग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, इस सरफेस के अलोंग जो नॉर्मल ड्रॉ करें उसके अलोंग ये दोनों एंगल बनाएंगी। सपोज दैट ये जो एंगल बन रहा है ऑर्डिनरी रे का यह R1 है और ये जो एंगल बन रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए यह R2 है। तो अभी जैसा कि हम लोग बात किए कि जो ऑर्डिनरी रे होती है यह स्नेल्स लॉ इन सभी का फॉलो करती है, इन सभी को फॉलो करती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो ई रे होती है, ये जो ई रे है और ये कौन सी है ओ रे, ई रे जो होती है जो भी रिफ्रैक्शन होता है तो ये मतलब किसी भी नियम का पालन नहीं करते, जो स्नेल्स लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करते, बट ऑर्डिनरी रे इसको फॉलो करती है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं जो ऑर्डिनरी रे होगी इसके लिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो जो म्यू ओ मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ओ के लिए, ओ रे के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, तो म्यू ओ इक्वल टू हो जाएगा साइन। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल वो कितना बन रहा है आई, जो कि दोनों के लिए कॉमन है। ई के लिए भी ई रे जो बाहर निकले उसके लिए भी इंसिडेंट एंगल कितना है आई है और ओ रे के लिए भी इंसिडेंट एंगल कितना है आई है। उस केस में जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो म्यू ओ जो ऑर्डिनरी रे के लिए जो वैल्यू आएगी वह साइन आई अपॉन साइन R1, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वह नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है R1। तो ये जो वैल्यू हमको मिलेगी है कांस्टेंट मिलेगी, कांस्टेंट। बट इसके लिए अगर हम देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए तो साइन आई अपॉन साइन R2, यहाँ पर जो R2 जो एंगल बन रहा है या ई रे का इस नॉर्मल के द्वारा, मतलब इस नॉर्मल के साथ कितने का बन रहा है R2 का एंगल बन रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन R2 यह वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। यह जैसे जैसे मतलब यह लाइट की मतलब जब लाइट किसी भी क्रिस्टल पर पड़ती है ई रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह बदलता रहता है और इसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी हमको मिलती है किसकी, ई रे की। बट ऑर्डिनरी रे की
हमको एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है। और इसका जो वाइब्रेशन होता है वह इसका तो पैरेलल होता है, इस प्लेन के पैरेलल ई रे का वाइब्रेशन होता है और ऑर्डिनरी रे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो परपेंडिकुलर के डॉट का यूज किया जाता है, बाकी पैरेलल के को दिखाने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं। तो ये जो म्यू ई है यह वैल्यू हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगी, मतलब नॉट कांस्टेंट, यह हमेशा मतलब वैरी करती रहेगी। तो अब देखते हैं जो क्रिस्टल होते हैं ये दो टाइप के क्रिस्टल होते हैं। इस पोलराइजेशन में जो जब हम डबल रिफ्रैक्शन के केस में देखते हैं जो क्रिस्टल होते हैं दो टाइप के क्रिस्टल होते हैं। पहला एक होता है निगेटिव क्रिस्टल, दूसरा होता है पॉजिटिव क्रिस्टल। तो अभी जैसे हम लोग बात की जो ऑर्डिनरी रे होती है जब ये ट्रेवल करती है ओ रे, ये इसका जो इस लाइट का ये जो रे है इसका जो नेचर किस टाइप का रहता है, यह स्फेरिकल नेचर शो करती है। बट ई रे जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये इलिप्स का शो करती है। यह जो होता है स्फेयर का शो करती है, स्फेयर टाइप का नेचर शो करती है, लेकिन ये जो होती है यह इलिप्स का नेचर शो करती है। ये इलिप्स हो गया। अब देखिए जो इलिप्स होता है उसको इस एक्सेस को जो ये वाली जो एक्सेस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस। और ये वाली जो एक्सेस होती है इसको बोलेंगे माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस। देख सपोज दैट ये ए बी सी डी, ए बी जो होगी वह मेजर एक्सेस होती है और सी डी क्या है वह माइनर एक्सेस होती है, क्योंकि इसका भी यूज होता है। अब बात करेंगे जो ओ रे होती है, जो निगेटिव क्रिस्टल के लिए क्या होता है कि सपोज दैट एक हम निगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, निगेटिव क्रिस्टल। जो निगेटिव क्रिस्टल के लिए क्या होता है, सब जो ओ रे होती है वह स्फेयर नेचर शो करती है। तो सपोज दैट यह एक स्फेयर है और उसके अलोंग यहाँ पर जो एक इलिप्स बनाएंगे, ये जो इलिप्स होगा इसको लगभग टच ये करते हैं, देख सकते हैं जो इसका जो ऑप्टिक एक्सिस होगी, इस यहाँ पर ये सोर्स एस है, ये यहाँ पर ई रे निकलेगी, यहाँ पर ओ होगी। इस केस में क्या होता है कि ये जो ऑप्टिक एक्सिस इस एक्सिस को बोला जाता है ऑप्टिक एक्सिस, यह होती है ऑप्टिक एक्सिस। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक एक्सिस है वह इलिप्स के माइनर के लगभग बराबर है, क्योंकि अभी हम लोग बात की जो माइनर होता है, एक सपोज ये जो जैसे अगर ये इलिप्स है तो ये जो होता है ये जो वाली जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं माइनर। तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वह कितनी है, लगभग इसी के ऑप्टिक एक्सिस के इक्वल है। और इस दौरान जो निगेटिव क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है उसकी वेलोसिटी इन कंपैरिजन ऑर्डिनरी रे के फास्ट होती है, मतलब ई रे जो होती है उसकी वेलोसिटी इसकी अपेक्षा अधिक होती है। कह सकते हैं कि वी ई इज ग्रेटर देन होता है वी ओ। ये किस क्रिस्टल में होता है, जब क्रिस्टल निगेटिव होता है। निगेटिव क्रिस्टल का जो एग्जांपल होता है वो क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज होता है वह क्या होता है, एक निगेटिव क्रिस्टल होता है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं जो वी ई इज ग्रेटर देन होता है वी ओ। तो इस केस में क्या होगा कि जो म्यू की जो वैल्यू होगी, देखिए जो म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं निगेटिव क्रिस्टल के लिए। अगर हम ऑर्डिनरी रे के लिए बात करेंगे तो म्यू ओ, यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी वी ओ हो जाएगी। इस केस में क्योंकि अभी हम लोग और म्यू ई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए सी अपॉन क्या हो जाएगा वी ई। इस केस में अभी हम लोग
निगेटिव क्रिस्टल में जो बात किए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगी इसकी वेलोसिटी ओ रे की कंपैरिजन में अधिक होगी। इसका मतलब वी ई की वैल्यू ज्यादा होगी। जब वी ई की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब म्यू ई की वैल्यू कम होगी। तो और ऑर्डिनरी रे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह इन कंपैरिजन इसके ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो म्यू ई होगा, म्यू ई इज लेस देन होगा म्यू ओ। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, वह इसके अपेक्षा छोटा होता है ऑर्डिनरी रे की। ये अब बात करेंगे अगर जब क्रिस्टल क्या हो, पॉजिटिव क्रिस्टल होगा। ये जो क्रिस्टल होते हैं ये निगेटिव क्रिस्टल है। अब पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या करेंगे कि सपोज दैट यह एक इलिप्स है और इसी के अलावा हम स्फीयर बनाएंगे। ये जो स्फीयर होगा इसको टच करते हुए रहता है, तो इसका इस इलिप्स की जो ऑप्टिक एक्सिस होगी ये क्या हो गई, ऑप्टिक एक्सिस। यहाँ से सोर्स एस है, यहाँ पर जो लाइट रे जो यहाँ पर ओ निकलेगी वहां पर ई। इस केस में क्या होता है, ये क्या है, एक पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल, ये एक पॉजिटिव क्रिस्टल है। तो यहां से देख सकते ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। यह एक ऑप्टिक एक्सिस है। इस पॉजिटिव क्रिस्टल वाले में क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी रे होती है उसकी वेलोसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इस केस में होता है कि VO इज ग्रेटर देन होता है VE। इससे फिर क्या निकलता है, इसका मतलब जो अगर कहें म्यू ओ क्या हो जाएगा C/VO और म्यू ई ये हो जाएगा C/μE। अब यहाँ पर हम लोग बात करें पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए, तो पॉजिटिव क्रिस्टल के जो VO की वैल्यू कितनी है इन कंपैरिजन इसके ज्यादा है। मतलब ये जो म्यू ओ की वैल्यू होगी वह इसकी अपेक्षा कम होगी। तो यहाँ पर म्यू ई जो होगा यह ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, म्यू ओ के। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का ऑर्डिनरी रे के केस में जब वह ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल होता है वो पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो कैल्साइट। कैल्साइट क्या है, एक पॉजिटिव क्रिस्टल है। ये सब जो बातें हो रही है केवल यूनिएक्सियल के लिए हो रहा है, और बाई एक्सियल भी होता है लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। ये होगा यूनिएक्सियल एक्सिस। बाई एक्सियल के लिए जो एग्जांपल होते हैं, जो क्रिस्टल जो होते हैं उसके लिए टोपाज वगैरह जो यूज किया जाता है बाई एक्सियल के लिए, लेकिन उसकी बात नहीं करनी है। केवल हम लोग यहाँ पर यूनिएक्सियल जो क्रिस्टल होते हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो उसमें दो टाइप होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले केस में हम लोग देखते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है उसकी वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे की अपेक्षा अधिक होती है। बट पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में बात करेंगे तो जो ओ रे होगी उसकी वेलोसिटी ई रे की अपेक्षा अधिक होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे पोलराइड के बारे में। पोलराइड भी पोलराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। जब पोलराइजेशन का करना होता है तो हम लोग पोलराइड का यूज करते हैं। जो पोलराइड होता है वह एज एनालाइजर भी काम करता है और पोलराइजर भी काम करता है। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे पोलराइड। पोलराइड क्या होते हैं, पोलराइड को बनाने के लिए क्या करेंगे कि कई सारी कांच की प्लेटें, सॉरी 2 कांच की प्लेटें लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि हर्पेथाइट क्रिस्टल होते हैं,
जो हर्पेथाइट होते हैं वह एक क्रिस्टल होते हैं, तो इसको क्या करेंगे कि नाइट्रोसेलुलोज में की एक शीट होती है उसी के अंदर इसको रख दिया जाता है, हर्पेथाइट के क्रिस्टल को। जो नाइट्रोसेलुलोज होते हैं, जो नाइट्रोसेलुलोज होते हैं उसी के शीट एक होती है, उस शीट के अंदर हर्पेथाइट के क्रिस्टल को रख दिया जाता है और उसको इस प्रकार रखा जाता है जो उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस बने वह एक दूसरे के मतलब पैरेलल ही बने। जैसे अगर सपोज दैट यह एक पोलराइड है, तो इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वह इस टाइप में है। तो मान लीजिए अगर ऐसे है, इसकी ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसको इस तरीके से किया जाता है, दो कांच की प्लेटें लेंगे और दोनों कांच की प्लेटों को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि इसके जो क्रिस्टल होते हैं वह एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो उस केस में जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट, सपोज यहाँ से जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर इस पर जब पड़ती है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर या दोनों ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल। यह हो गया परपेंडिकुलर के लिए, यह पैरेलल, क्योंकि यह अनपोलराइज्ड लाइट है। जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी सोर्स यस से जब वह इस पोलराइड से पास करती है तो यहाँ पर हमको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है और जिसका वाइब्रेशन इस एक्सिस के पैरेलल होता है, वही लाइट केवल बाहर निकल पाती है, अदरवाइज सभी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस जो लाइट है यहाँ पर जो ये जो लाइट निकली है क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। ये जो लाइट है यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो ये जो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा क्रिस्टल लेंगे, पोलराइड जो दूसरा लेंगे वह इस बात को एनालाइज करेगा कि जो लाइट आ रही है वह पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं। तो जब यह क्रिस्टल एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइट होगी, सपोज दैट यह दूसरा क्रिस्टल है पोलराइड, ये दूसरा पोलराइड है, तो इसका भी जो ऑप्टिक एक्सिस है वह ऐसे ही है, इसके जस्ट पैरेलल। उस केस में क्या होगा कि जो लाइट रे होगी वह पास हो जाएगी और यहाँ पर हमको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, यहाँ पर दिखाई देगी इन दोनों, जब यह एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये जो केस होता है, सपोज दैट यह एक पोलराइड है, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वह इस ऐसे है, इस डायरेक्शन में, और दूसरा पोलराइड हमने लिया, उसका भी जो ऑप्टिक एक्सिस है वह इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंडीशन को बोलेंगे ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये पैरेलल के लिए कंडीशन होती है। जब ये एक दूसरे के क्रॉस्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है, इनके बीच जो ऑप्टिक एक्सिस है प्लेन के अलोंग ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रिक वेक्टर जो वाइब्रेट करते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। जैसे इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वह पैरेलल हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग, अगर जब हम इसको परपेंडिकुलर कर देंगे एक दूसरे की, जब यह परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं, ये जो पोलराइड है एक दूसरे के क्रॉस्ड पोलराइड बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे ये इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वह इस डायरेक्शन में है, जब हमने दूसरा जो क्रिस्टल लिया उसको अगर उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस अगर ऐसे हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। इस पोलराइड को बोला जाता है क्रॉस्ड पोलराइड। ये क्रॉस्ड पोलराइड कहलाते हैं। अब पोलराइड का यूज कहां पर होता है? पोलराइड का यूज बेसिक ज्यादातर सनग्लास के लिए यूज होता है, जैसे और गाड़ी की हेडलाइट वगैरह में इसका यूज होता है।
होता है। अब इसका यूज देखते हैं, इसका यूजेस कहाँ पर होता है। सन ग्लासेस के लिए या चश्मे के लिए, जैसे मान लीजिए जब हम कोई भी शाइनिंग सरफेस है तो वहां पर देखेंगे तो हमारी आंखों पर चमक लगती है, तो उसे उस चीज को देखने के लिए काफी सही से वो चीज दिखाई नहीं देती। या फिर अगर हम कोई भी कागज ले लें, अगर वह काफी शाइनिंग है, वो सफेद कागज है, तो वहां पर जब हमारी आंखों पर चमक पड़ेगी तो उस चीज को हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, सन ग्लासेज या ऐसे चश्मे का यूज किया जाता है जिसमें पोलराइड का यूज किया जाता है। उसके लिए क्या करता है, जो भी आने वाली जो हॉरिजॉन्टल, जिनका वाइब्रेशन जो हॉरिजॉन्टली होता है या कह सकते हैं पैरेलल होता है, तो उस चश्मे को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह इसको क्रॉस कर दे, मतलब उसका जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो वाइब्रेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तब यह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्रॉस्ड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमको जो देखने के लिए कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, वो चीज आसानी से दिख सकती है। और दूसरा यूज इसमें किया जाता है मोटर कार में, जैसे जो कार की हेडलाइट होती है उसमें क्या करेंगे, उसका जो कवर ग्लास होगा उसके ऊपर पोलराइड का यूज कर दिया जाता है। और जब जो उसकी जो विंड स्क्रीन होती है, कार की जो विंड स्क्रीन होती है उस पर भी पोलराइड का यूज किया जाता है। किसका, पोलराइड का। तो ये जो पोलराइड होते हैं क्या करता है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रॉस्ड हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब लाइट रे जब दोनों गाड़ी अगर आमने सामने पड़ी और दोनों के जो विंड स्क्रीन है और जो कार की जो हेडलाइट है उसके ऊपर पोलराइड का यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कोई लाइट पड़ेगी और दूसरे वाले के जो दूसरा व्यक्ति है उसकी जब विंड स्क्रीन पर पड़ेगी तो जो लाइट होगी वह क्रॉस्ड हो जाती है। तो क्रॉस्ड होने से क्या होगा कि हमारी आंखों पर चमक नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में लाइट हमको मतलब कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है, और वो हमारी लाइट के थ्रू ही वो चीज दिख जाती है कि कौन सी गाड़ी आ रही कहाँ पर। नहीं तो अगर उसका यूज नहीं होता तो उस थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उस चीज को बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, पोलराइड का यूज किया जाता है, जो लाइट को क्या करता है, क्रॉस्ड कर देता है, और जो लाइट होती है वह स्कैटर्ड हो जाती है, और इस कारण हमको वो चीज काफी आसानी से दिख जाती है। और इसका यूज जो होता है वो माइक्रोस्कोप में भी होता है। माइक्रोस्कोप, अब जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप में इसका यूज कैसे किया जाता है, जब हम अगर जो भी माइक्रोस्कोप है अगर हम उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जब उस चीज को देखते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि अगर ज्यादा चमक के कारण वो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ये हमको दिखाई नहीं देते, तो उसमें क्या करते हैं कि पोलराइड का यूज करते हैं। तो पोलराइड करते क्या है कि वो एक दूसरे क्रॉस कर देता है और कोई भी हमारी आंखों पर ग्लेयर नहीं पड़ती है, कोई भी चमक नहीं पड़ती है, और जो क्रिस्टल जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। और पोलराइड का यूज किस में किया जाता है, कैमरे में, जो भी मोबाइल वगैरह का जो कैमरा आता है उसमें पोलराइड का यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए बादलों की अगर तस्वीर लेनी है तो क्या करें, क्योंकि जो स्काई में क्या होता है कि स्कैटरिंग होती है, तो स्कैटरिंग होती है तो उस केस में क्या होता है कि अगर पोलराइड नहीं लगा रहेगा मोबाइल के कैमरे में या कोई भी कैमरा रहेगा तो उस कंडीशन में जो क्लाउड की जो फोटो लेके जो इमेज आएगी वो सही नहीं आएगी, वो क्लियरली नहीं आएगी। उसके लिए क्या करते हैं, जब पोलराइड का यूज किया जाता है तो वो क्या करता है कि उसकी जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को डार्क कर देता है और जो क्लाउड होता है उसको आसानी से ले लिया जाता है। और जो 3 डायमेंशन पिक्चर के लिए पोलराइड का यूज किया जाता है। और जैसे हमने एक केस देखा जो डबल रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग देखे थे, डबल रिफ्रैक्शन, जो डबल रिफ्रैक्शन के थ्रू जो पोलराइजेशन हो रहा था उसमें क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे निकल रही थी, दूसरी ऑर्डिनरी रे, ई रे और ओ रे, ये दोनों क्या करती हैं, एक ही वस्तु की 2 इमेज फॉर्म करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर रखी गई है तो जो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ओ रे और ई रे के कारण क्या होगा कि इसकी जो इमेजेस बनेगी एक
हालांकि ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन इसकी जो इमेज बनेगी वह दो इमेजेस बनती हैं। वह किसके कारण होता है? डबल रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।